एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस। दिस इज रिचा और आज का जो ये हमारा वीडियो है ये है BECE 145 के लिए। ये इंडियन इकोनॉमिक्स का टॉपिक है और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम कवर करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम्स है, तो ये एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है बिल्कुल। ठीक है, तो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डिफरेंशिएट बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस। गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या अंतर है, ठीक है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे गवर्नमेंट क्या होता है। Government refers to the formal institution or body that has the authority to make and enforce law, regulations, policies within a specific territory। मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में गवर्नमेंट जो होता है वो एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है या बॉडी कह सकते हैं आप उसे, या अथॉरिटी कह सकते हैं, जो काम करता है कानून बनाने का, उसको रेगुलेट करने का और पॉलिसीज बनाने का एक स्पेसिफिक टेरिटरी में, है ना। यानी कि इंडिया है तो इंडिया के अंदर अंदर उसकी बाउंड्री के अंदर अंदर जो हमारी गवर्नमेंट होगी वो कानून बनाएगी, रेगुलेट करेगी और पॉलिसीज बनाएगी, है ना। तो उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा है इसका। इसमें इलेक्टेड और अपॉइंटेड ऑफिशियल्स होते हैं जो अपनी अपनी पोजीशंस को लेते हैं, ठीक है। जो चुनाव लड़के जो मेंबर्स आए हैं वो यहाँ पे अपॉइंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद पावर, गवर्नमेंट के पास लीगल अथॉरिटी होती है टू एक्सरसाइज पावर ओवर सिटीजंस, है ना, इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू एनफोर्स लॉ एंड रेगुलेशंस। तो ये लॉ कानून व्यवस्था को कानून व्यवस्था को बनाने का और उसका रेगुलेट करने का काम भी इसी का होता है, पावर होती है ये इसके पास, गवर्नमेंट के पास, ठीक है। और ओपन स्ट्रक्चर्ड हायरार्किकली एंड डिफरेंट लेवल्स, गवर्नमेंट अलग अलग लेवल पे होती है, अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम पे डिपेंड करता है कि नेशनल लेवल की गवर्नमेंट है, रीजनल लेवल की गवर्नमेंट है, लोकल लेवल की गवर्नमेंट है। तो अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट होती है, नेशनल, स्टेट, लोकल, है ना। इंडिया में तो 3 टाइप की गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट जो होता है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनिंग ऑर्डर, प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज देने के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। जनता को अगर किसी चीज की जरूरत है और वो प्रोवाइड कराना किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है ना। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, है ना। रेगुलेटिंग द इकोनॉमी, इकोनॉमी को किस तरीके से चलाना है वो गवर्नमेंट का काम है। और पॉपुलेशन जो हमारी जनता है उसके फायदे के लिए क्या क्या काम करना है ये गवर्नमेंट का काम है। तो ओवरऑल हमने ये समझा कि गवर्नमेंट एक तो कानून बनाती है ना, यानी कि कानून को बनाना, उसको रेगुलेट कराना, उसको लागू करवाना और पॉलिसीज बनाना जनता के हित में, ये सरकार का काम है, ठीक है। तो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, पॉलिसीज को एनफोर्स करती है, लॉ को मेंटेन करती है, लॉ एंड ऑर्डर को, और प्रोवाइड करती है पब्लिक सर्विसेज टू द पीपल, ठीक है। और इकोनॉमी को रेगुलेट करना भी गवर्नमेंट का काम है। बजट वगैरह कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लोकल, नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि रीजनल गवर्नमेंट ये हो सकता है, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम पे डिपेंड करता है वो, कई जगह पे सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट ही है, कई जगह पे 3 टाइप की गवर्नमेंट है, और ठीक है। उसके बाद हमारा आता है गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नमेंट तो आ गया हमें समझ में, अब गवर्नेंस क्या होता है। गवर्नेंस की डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस, स्ट्रक्चर एंड नॉर्म्स बाय विच सोसाइटी मैनेज एंड रेगुलेट देमसेल्फ। वो प्रोसेस, स्ट्रक्चर और तरीका जिस तरीके से सोसाइटी अपने आप को मैनेज करती है और रेगुलेट करती है अपने आप को, उसको हम कहते हैं गवर्नेंस, ठीक है। सोसाइटी की परिस्थिति कैसी है, सोसाइटी अपने आप को मैनेज किस तरीके से कर रही है, दैट इज गवर्नेंस, ठीक है। गवर्नेंस कोई भी बॉडी नहीं है, कोई भी अथॉरिटी नहीं है, ये अथॉरिटी के द्वारा चलाया गया एक प्रोसेस है कि वो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, ठीक है। ये एक ब्रॉडर मैकेनिज्म है थ्रू विच अथॉरिटी एंड डिसीजंस आर एक्सरसाइज। मतलब एक तरीका है, प्रोसेस है जिसके थ्रू अथॉरिटी और डिसीजन लिए जाते हैं। अब ये इंक्लूसिव है, गवर्नेंस जो होता है कैन इन्वॉल्व नॉट ओनली फॉर्मर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन बट ऑल्सो नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स सच एज सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशन एंड इंटरनेशनल बॉडीज। तो गवर्नेंस जो होती है वो सिर्फ फॉर्मल गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, नॉन गवर्नमेंट जो चीजें होती है ना उनमें भी गवर्नेंस होता है कि वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं चीजों को,
ठीक है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशन, यानी कि मान लीजिए कि अगर एक सोसाइटी है, वहां की गवर्नेंस कैसी है, मतलब वहां पे जो चीजें मैनेज हो रही है, मैनेजमेंट कैसा है वहां का, उसको भी हम गवर्नेंस कह सकते हैं। ये एक प्रोसेस है। डिसीजन मेकिंग, जैसे कि ये फोकस करता है कि डिसीजन होना किस तरीके से चाहिए, ठीक है। इसके पास पावर नहीं है डिसीजन लेने का, ये बताता है कि डिसीजन किस तरीके से लेना है, पावर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तभी गुड गवर्नेंस क्या है, किस तरीके से सारी चीजों को मैनेज करना है। तो गवर्नेंस हो गया मैनेजमेंट एक तरीके से। पॉलिसीज किस तरीके से इंप्लीमेंट करवाना है, किस तरीके से बनाना है, ये सारा काम गवर्नेंस का, ये मतलब ये जो चीजें हैं ये गवर्नेंस के अंतर्गत आती है ना। क्योंकि गवर्नेंस कोई व्यक्ति नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं ये एक प्रोसेस है। गुड गवर्नेंस जो होता है वो एम्फेसाइज करता है ट्रांसपेरेंसी को, कि जो गवर्नमेंट है वो कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है, लोगों और उनके बीच में कोई करप्शन का कोई उल्टा सीधा मैटर नहीं है। ट्रांसपेरेंसी है कि वो लोग कर रहे हैं, वो जनता समझ रही है ना। जनता जो चाहती है जानना वो बता रहे हैं, छुपा नहीं रही है जनता से कुछ। अकाउंटेबिलिटी है, पार्टिसिपेशन है और रिस्पॉन्सिव है, यानी कि वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू द नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। जो जनता को जरूरत है उसका ध्यान रखना, जनता के हित में काम करना, है ना। पार्टिसिपेशन करना, एक्टिव रहना, ट्रांसपेरेंसी रखना, ये सारा काम किसका है, गुड गवर्नेंस का काम है, ठीक है। ये इसका एम क्या है, एंश्योर दैट डिसीजन आर इफेक्टिव फेयर, जो डिसीजन सरकार ले वो इफेक्टिव हो और सबके फायदे में हो, ये गवर्नेंस का इफेक्टिवनेस हो गया। दूसरा हमारा की डिफरेंस, इसमें डिफरेंट क्या है, मेन डिफरेंस जो होता है वो होता है नेचर ऑफ अथॉरिटी का। गवर्नमेंट जो है एक स्पेसिफिक एंटिटी है जिसके पास लीगल अथॉरिटी है, फॉर्मल स्ट्रक्चर्स है, जो कि कानून बना सकता है, पॉलिसीज बना सकता है। गवर्नेंस क्या है, कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर मैकेनिज्म आता है, प्रोसेस आता है, इंस्टीट्यूशंस आता है, दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों, ठीक है। कि कंट्रीब्यूट टू डिसीजन मेकिंग, वो डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूट करता है। रूल सेटिंग इन सोसाइटी, सोसाइटी में किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए ये बताता है। तो समरी में गवर्नमेंट का मतलब हो गया फॉर्मल इंस्टीट्यूशन विद लीगल अथॉरिटी, और गवर्नमेंट हो गया पूरा सिस्टम मैनेजमेंट का, ऑफ मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग सोशल अफेयर्स इन्वॉल्विंग बोथ गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स। तो गवर्नेंस में सारी चीजों को, पूरे सिस्टम को कैसे मैनेज करता है कोई गवर्नमेंट, पूरे सिस्टम को कैसे मैनेज करती है, दैट इज गवर्नेंस, ठीक है। तो गवर्नमेंट के बिना भी गवर्नेंस हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर में जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से मैनेज करती है उसको भी हम गवर्नेंस ही कहते हैं। तो ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों में काम करता है गवर्नेंस, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या अंतर है। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है स्किल, नॉलेज, एबिलिटीज। एक व्यक्ति के पास स्किल है, नॉलेज है, एबिलिटीज है, तो ये ह्यूमन कैपिटल हो गया कि वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकता है, इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, इनकम जनरेट कर सकता है। तो दैट इज ह्यूमन कैपिटल, कि वो किस तरीके से अपने स्किल, नॉलेज, एबिलिटीज का यूज करके इनकम जनरेट करता है, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, ठीक है। दैट इज ह्यूमन कैपिटल। उसके बाद इकोनॉमिक वैल्यू पे एम्फेसाइज करता है ये कि उसकी वैल्यू कितनी है, मतलब वो जो काम करके दे रहा है उसके बदले में उसको कितनी इनकम मिलेगी, उसकी एबिलिटीज के बदले में, है ना। इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज, यानी कि मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, एक है डॉक्टर और दूसरा है मतलब कोई भी एक क्लर्क है, या फिर दूसरा क्लर्क है और एक डॉक्टर है। तो दोनों में से ज्यादा जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, डॉक्टर की होगी, डॉक्टर की इनकम भी ज्यादा है। तो यानी कि वैल्यू उस ह्यूमन की नहीं है, उसकी जो एबिलिटीज है ना उसकी वैल्यू है। चाहे वो पहला वाला व्यक्ति डॉक्टर होता तब भी उसकी इनकम ज्यादा होती है ना, वो क्लर्क है इसलिए उसकी इनकम कम है। मेजरमेंट, ह्यूमन कैपिटल जो है वो मेजर किया जा सकता है एजुकेशन लेवल पे, जिसकी एजुकेशन लेवल ज्यादा होती है मतलब वो ज्यादा इनकम जनरेट कर सकता है। प्रोफेशनल स्किल्स पे, एक्सपीरियंस पे, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही तो उसकी इनकम बढ़ती है। हेल्थ पे, अगर हेल्दी पर्सन होगा तो ज्यादा काम कर पाएगा। और दूसरे फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी को,
उसके बाद गवर्नमेंट बिजनेस इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन। अब हम लोग जो है ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं? एक बच्चा है, उसको हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उस पर जितना ज्यादा खर्च करेंगे, सोचेंगे कि वो देश के लिए उतना अच्छे से काम करेगा, उतना ज्यादा स्किल्ड बनेगा, उतनी ज्यादा नॉलेज होगी उसके पास, और उतना ही बड़ा वो इंटेंजिबल एसेट बनेगा हमारे लिए। ठीक है, वो इनकम जनरेट कर पाएगा, जितना हम खर्च करेंगे उतनी ज्यादा वो इनकम आगे चल के जनरेट करेगा। ठीक है, तो हम उस पे कैसे खर्च करते हैं? उसकी एजुकेशन पे खर्च करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसकी हेल्थ पे खर्च करते हैं, है ना। एंड अदर मीन्स टू एनहेंस वर्क फोर्स प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। अब दूसरी बात आती है, तो ह्यूमन कैपिटल था, दूसरी चीज आती है ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट? क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग पीपल्स वेलबींग, यानी कि लोग जो है ना वो किस कंडीशन में रहते हैं, उनके चॉइसेस को एक्सपेंड करना, उनकी लाइफ जो है लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया है, उसके पास बहुत पैसा है, पैसा आ गया उसके पास, तो क्या था, पहले वो गरीब था, पहले वो सस्ती चीजें लेता था, अब उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया, अब उसके घर में टीवी भी होगा, फ्रिज भी होगा, एसी भी होगा, सब कुछ होगा, है ना। तो दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, उसकी जीवन को इंप्रूव करना। ठीक है, it encompasses various dimensions of human life beyond just economic aspect, including health, education, political freedom, social inclusion, environment sustainability। यानी कि जो ह्यूमन की लाइफ है ना वो हर तरीके से अच्छी हो जाएगी, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उसकी एजुकेशन अच्छी होगी, उसको पॉलिटिकल फ्रीडम रहेगी, है ना। इंसान पॉलिटिक्स के बारे में कब सोचेगा? जब वो अपने बारे में सोचना खत्म करेगा ना, जब वो अपनी जरूरतों को पूरा कर पा रहा है, सब कुछ अपने लिए वो कंप्लीट कर पा रहा है, उसके बाद ही तो वो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पॉलिटिकल फ्रीडम और सोशल इंक्लूजन जैसी टॉपिक्स पे जाएगा। अगर उसका खुद की जरूरतें पूरी नहीं हो रही है तो वो क्या सोचेगा कि भाई मतलब कौन सरकार बन रहा है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, अगर उसकी खुद की जरूरतें पूरी नहीं हो रही है तो, है ना। तो उसके बाद मेजरमेंट्स क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है इसको हम मेजर कर सकते हैं HDI के थ्रू, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब हम ये भी समझेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, अब इसमें इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, एजुकेशनल लेवल उसका बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम उसकी बढ़ रही है, तो ये सारी चीजें अगर इंक्रीज होगी यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या एम है? टू इंश्योर दैट इंडिविजुअल्स लीड फुलफिलिंग लाइफ्स, है ना, कि वो अपनी मतलब मर्जी के अकॉर्डिंग जीवन जिए, है ना, उसके बेसिक नीड्स पूरे हो सके, पार्टिसिपेट कर सके वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, उसके पास अपॉर्चुनिटी हो कि वो फुल पोटेंशियल तक पहुंच सके, है ना, कि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, अच्छे से पढ़ाई करेगा, अपनी स्किल्स को डेवलप करेगा तो अपने सारे पोटेंशियल्स का यूज करेगा। अब इन दोनों में की डिफरेंस क्या है? देखिए, ह्यूमन कैपिटल जो होता है वो फोकस करता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी एंड इनकम जनरेशन, है ना, प्रोडक्टिविटी पे और इनकम जनरेशन पे वो फोकस करता है जो ह्यूमन कैपिटल होता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखता है कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है ना। मेजरमेंट, ह्यूमन कैपिटल जो होता है वो मेजर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, एजुकेशन, प्रोडक्टिविटी इंडिकेटर्स, है ना, और ह्यूमन आउटपुट पे कि वो आउटपुट कितना दे पा रहा है इकोनॉमी को। दूसरी तरफ ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है मल्टी डायमेंशनल इंडिसीज है टू एसेस प्रोग्रेस इन उसकी हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड किस तरीके से, उसका पर्पस क्या है ह्यूमन कैपिटल का? पर्पस है कि उसका इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा हो सके, कॉम्पिटिटिवनेस हो सके। ह्यूमन डेवलपमेंट में इंप्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल्स विद इन अ सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया हो सके, उसके पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज हो। तो ये आपका हो गया ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में डिफरेंस। ह्यूमन कैपिटल रेफर करता है टू इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी, कि वो एक व्यक्ति की कैपेसिटी कितनी है। ह्यूमन डेवलपमेंट बताता है वाइडर रेंज ऑफ फैक्टर, कि वो ह्यूमन वेलबींग में कौन कौन से फैक्टर ने कंट्रीब्यूट किए हैं जिसकी वजह से उसका डेवलपमेंट हुआ। तो ये दोनों क्या बताते हैं? अंडरस्टैंडिंग द फॉस्टरिंग ह्यूमन प्रोग्रेस इन डिफरेंट डायमेंशन। तो ये दोनों जो है ना ह्यूमन प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। अब दूसरी बात आती है हमारी HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये होता क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है स्टैटिस्टिकल मेजर है जो जिसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP ने
डेवलप किया था। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये डेवलप किया गया। ठीक है, ये कंपेयर करता है एवरेज अचीवमेंट्स को। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब ऑल ओवर कंट्रीज में सबसे ज्यादा एचडीआई कौन सी कंट्री की है, तो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके क्या कंपोनेंट्स है देखिए, मेन डायमेंशंस क्या है। सबसे पहले तो हेल्थ, हेल्थ यानी कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी है बर्थ पे, मतलब अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसमें से कितने बच्चे जो हैं वो जीवित रह पाते हैं। इंडिकेटिंग द ओवरऑल हेल्थ ऑफ लॉन्गेविटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पूरी पॉपुलेशन की जो हेल्थ है और पॉपुलेशन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि वो कितने दिन तक जीवित रहते हैं, वो चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें हेल्थ के मेजर से। उसके बाद बात आती है एजुकेशन की, तो इसमें दो इंडिकेटर्स होते हैं कि जो एडल्ट है वो कितने साल तक स्कूल गया है, 25 ईयर्स एंड ओल्डर, 25 साल और उससे ज्यादा। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग मतलब कितना साल बच्चे स्कूल गए हैं, स्कूल एंट्री की एज क्या थी। इंडिकेटर्स रिफ्लेक्ट एजुकेशनल अटेनमेंट एंड एक्सेस, मतलब उसकी एजुकेशन किस प्रकार की है। ठीक है, हायर एजुकेशन तक कितने लोग पहुंचे हैं, कितने नहीं पहुंचे हैं, तो ये सब बताता है। तीसरा आता है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स है एचडीआई के, ये कंपोनेंट्स आपको याद होने चाहिए। भले ही आप ये पूरा इतना ना याद करें, लेकिन आपको ये पता होने चाहिए कि हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन, पर्पस, यूटिलिटी, लिमिटेशंस, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए और इसको फिर थोड़ा थोड़ा आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, डेथ, ठीक है, ये सब आता है हेल्थ में। एजुकेशन में आता है कि स्कूल की एज कितनी थी, कितने एज तक स्कूल गए थे और स्कूल में एंट्री की एज कितनी थी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है कि उसकी जो बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है वहां के लोगों की। ग्रोस नेशनल इनकम कितनी है, पर कैपिटा ग्रोस नेशनल इनकम कितनी है। नेशनल इनकम में क्या किया जाता है कि अपने देश की इनकम और अपने देश के लोग जो विदेश में रह रहे हैं उनकी इनकम दोनों को जोड़ा जाता है। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि कोई भी चीज वस्तु को परचेज करने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है। प्रोवाइड्स एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। उसके बाद कैलकुलेट किया जाता है, each of these component is normalized using minimum and maximum value, then aggregate into single index using a geometric mean। geometric mean के द्वारा इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जो है वो जोड़ी जाती है। ठीक है, किसकी, एचडीआई की। अलाउ टू कंपैरिजन बिटवीन कंट्री, और कंपेयर किया जाता है कंट्रीज के बीच में कि कौन सी कंट्री ने अचीवमेंट किया है हेल्थ, एजुकेशन, इनकम के मामले में कौन आगे निकल गया है। ठीक है, तो ये उसके कंपोनेंट्स थे जो फर्स्ट वाले पॉइंट में हमने पढ़े थे। उसके बाद बता रहे हैं हम एचडीआई कैलकुलेट कैसे होता है, एचडीआई हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, इसका पर्पस क्या है। एचडीआई जो है ना कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है, ह्यूमन डेवलपमेंट बियॉन्ड जस्ट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ये बताएगा कि हम इकोनॉमिकली कितना ज्यादा आगे इंक्रीज हुए। ठीक है, ये बताता है कि और कहाँ कहाँ कमियां रह गई हैं। एजुकेशन में हम लोग कितना पीछे हैं किसी और कंट्री से, हेल्थ में कितना पीछे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड हमारी कंट्री का कितना डाउन है किसी और कंट्री से। यूटिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एचडीआई को यूज करते हैं टू एसेस डेवलपमेंट प्रोग्रेस, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, कि भाई कौन कौन से एरिया प्रायोरिटाइज रहे हैं, फॉर्म पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है, अपने ह्यूमन वेलबींग के लिए, अपने लोगों के फायदे के लिए कि हम उनको किस तरीके से और बेटर बना सकते हैं। अब एचडीआई जो है यूजफुल ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में एक पॉइंट बताता है दैट इट हैज बीन क्रिटिक फॉर सिंप्लिसिटी एंड रिलायंस फॉर फ्यू इंडिकेटर्स, पोटेंशियली ओवरलुकिंग अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सच एज इनइक्वालिटी विद इन द कंट्रीज। कंट्रीज में इनइक्वालिटी की बात को बताता है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बताता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और हेल्थ केयर को बताता है। तो ओवरऑल द एचडीआई रिमेन्स अ वाइडली यूज टूल, ज्यादातर ये यूज किया जाता है फॉर अंडरस्टैंडिंग कंपेयरिंग लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड, पूरी संसार में कि ह्यूमन डेवलपमेंट कौन सी कंट्री की सबसे बेटर है कंपेयर करने के लिए यूज होता है। मल्टी डायमेंशनल होता है, नेचर ऑफ प्रोग्रेस बियॉन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ अलोन। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये दो तीन क्वेश्चंस हमने उठाए थे जो इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, और आई होप ये जो चीजें हैं आपको समझ में आ गई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।